प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में आज हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इस अध्याय से संबंधित आज विजयनगर की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालेंगे। विजयनगर राज्य की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक दशा क्या थी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए शासन की दृष्टि से विजयनगर के शासकों की व्यवस्था हिंदू परंपरा के अनुरूप थी। उसमें राजा शासन का प्रधान था और उसमें देवताओं का अंश माना जाता था। राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं था। विजयनगर के शासक कृषकों के हितों के प्रति सचेत थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। वे अपनी प्रजा को शांति, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। उनका दंड विधान कठोर तो था, लेकिन क्रूर नहीं था भाई। राजा पर राज परिषद, मंत्री परिषद तथा अन्य सलाहकार समितियों का प्रभाव रहता था। राज परिषद राजा का अभिषेक करती थी, जिसमें प्रांतपति, नायक, सामंत आदि शामिल थे, जो शासक को प्रांतों या दूरस्थ प्रदेशों का शासन करने में सलाह देती थी। इसके अलावा केंद्रीय परिषद थी, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि शामिल थे। इनकी संख्या लगभग 20 के करीब थी भाई। ये परिषदें अपने अपने क्षेत्र और तरीकों से शासक को सलाह और सहायता देती थी और कई अवसरों पर शासक को उनकी सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। शासक अपने रहते युवराज नियुक्त कर देते थे और विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था, जहां प्रांतपति उनका प्रधान होता था। वे अधिकांशतः राजा के संबंधी होते थे और विस्तृत अधिकारों का उपभोग करते थे। प्रांत अन्य छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। विजयनगर की राजव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि विजयनगर के बड़े बड़े सेना नायकों, अधिकारियों और नौकरशाहों ने भू स्वामित्व के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश की। ये अधिकारी सामान्यतः बड़े बड़े सेना नायक थे, जो नायक कहलाते थे भाई, और स्थानीय नौकरशाह आयंगार कहलाते थे। चोल चालुक्य युग में ग्राम्य प्रशासन में पर्याप्त स्वायत्तता थी, परंतु विजयनगर युग में उन ग्राम्य प्रशासनिक संस्थाओं को तो बने रहने दिया गया, पर उनके ऊपर नौकरशाही और सामंती व्यवस्था को आरोपित किया गया, जिससे उनकी स्वायत्तता पर बुरा असर पड़ा। तो ये इस तरीके से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं कि विजयनगर की आर्थिक स्थिति क्या थी भाई उस समय। विजयनगर साम्राज्य में अधिकतर जनता कृषि पर आधारित थी, यानी कृषि पर निर्भर थी। मुख्य व्यवसाय कृषि था उनका। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में मंदिरों की भूमिका में भी बढ़ोतरी हुई। भूमि पर प्रभावशाली कृषक समूहों का अधिकार था और कृषकों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था। शासन संस्थाएं और व्यक्ति विशेष कृषि योग्य भूमि के विस्तार में बहुत रुचि लेते थे। जिन ग्रामों की भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में थी, ऐसे ग्रामों को भंडारवाद ग्राम कहा जाता था। इन ग्रामों के कृषक यानी किसान राज्य को ऋण देते थे। इसके अतिरिक्त राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए भी भूमि ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान में देता था। इस प्रकार की भूमि ऋण मुक्त भी होती थी। विजयनगर के शासक सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भूमि क्षेत्र प्रदान करते थे। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती थी और इसके ग्रहणकर्ता अमर नायक कहलाते थे।
यह नायंकर व्यवस्था कहलाती थी। विजयनगर में ब्राह्मण मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं कर सकते थे, वे खेती के लिए किसानों को पट्टे पर भूमि दे दिया करते थे। भूस्वामी एवं पट्टीदार के बीच उपज की भागीदारी को वारम व्यवस्था कहते थे। बड़े बड़े भूस्वामी, सामंत और सरकारी अधिकारी रैयत का प्राय शोषण करते थे। विजयनगर प्रशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। केवल व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा सिंचाई साधनों का विकास किया जाता था। इसमें मंदिरों, मठों, व्यक्तियों, संस्थाओं ने समान रूप से योगदान किया। खेतों की पैमाइश की जाती थी और उनके सीमांकन के लिए पत्थर लगाए जाते थे। सीमा निर्धारित करने के लिए पत्थर लगाए जाते। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में अन्न भी उगाया जाता था। जहाँ सिंचाई की सुविधा थी वहाँ अनाज पैदा किया जाता। अनाज में चावल, दाल, चना, जौ और तिलहन व्यापक रूप से पैदा किए जाते थे। नील और कपास की खेती भी व्यापक स्तर पर की जाती थी। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में काली मिर्च और अदरक का उत्पादन होता था, जिसका विश्व के अनेक भागों में निर्यात किया जाता था। कर्नाटक में इलायची का बहुत उत्पादन होता था। उपवनों का बहुत विकास हुआ। नारियल का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्रों में उत्पादन होता था। तो ये इस तरीके से इनकी जो वहाँ की विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति थी। तो आज हमने इसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। कल हम इसकी सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।